कैसे हो सभी? सब बढ़िया मज़े में। आज अपना फर्स्ट चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, बायोलॉजी और फिजिक्स का तो मैंने अपलोड कर दिया है। बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर और क्या नाम उसका, फिजिक्स का यूनिट एंड डाइजेशन वाला, ठीक है। अब केमिस्ट्री का चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि सामान्य कार्बनिक रसायन हिंदी में, ठीक है। अब दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर जिनसे मैक्सिमम टाइम नीट में क्वेश्चन बने, मतलब क्वेश्चन आए हैं या फिर नीट 2025 में क्वेश्चन आने की संभावना है, वो ध्यान में लिखे हैं ताकि ज़्यादातर पॉइंट कवर कराती है इसमें एनसीईआरटी के जो मेन है। इनको पढ़ जाओगे तब भी आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा। मतलब जो मैं यहाँ कराऊंगा पीसीबी में, आप उनको पढ़ जाओगे जब भी आपके, मतलब यही कि इतने नंबर तो आ जाएंगे कि हाँ 550-600 तक आराम से ले आ सकते हो। अपनी मेहनत करो, उसके अलावा यहाँ पे पढ़ो। 1-2% यहाँ से मिलने की बहुत अच्छी बात नहीं है क्या। बाकी आप अपने से भी मतलब कोशिश करोगे अच्छे से अच्छा करने की, ठीक है। तो किसी के कुछ पढ़ाने से ना पढ़ाने से कुछ नहीं होता, बस जस्ट मतलब खुद का ये कि खुद खुद को भी पढ़ना होता है, ठीक है, तभी सिलेक्शन होता है। नहीं बाकी तो देखो, पढ़ाने को बहुत सारे टीचर हैं, बहुत कुछ है, मतलब मटेरियल पर ये हाँ जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो। और मतलब 1-2 मतलब ये कि टीचर को फॉलो करके रखो, 1 या 2, हाईएस्ट 2, कम से कम 1, ये है। और थोड़ा बहुत यहाँ से है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें पहला बेंजॉइड और एवोएंजॉइड और विषम चक्र, यानी कि बेंजॉइड यानी कि रिंग, मतलब एक रिंग में उपस्थित कोई संरचना और एक रिंग मतलब अनुपस्थित है संरचना, मतलब जो एक रिंग युक्त है यानी कि चक्रीय संरचना और एक अचक्रीय, यानी कि बेंजीन टाइप है या एवेंजीन ऐसे बोल सकते हैं, या फिर चक्रीय चक्रीय बोल सकते हैं, और एक विषम चक्रीय है, ठीक है। ये है बेंजोइड चक्रीय संरचना, ठीक है। तो इसमें बेंजीन, एनिलीन और नेफथलीन, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है डायरेक्ट, पूरा एनसीईआरटी के लिख रखा है यहाँ पे जो भी है। बेंजीन है, एनिलीन है और नेफथलीन चक्रीय संरचना है बेंजोइड के। और फिर एवेंजोइड के हैं मतलब ट्रो ट्रोफोन ट्रोपोन 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 नहीं ट्रोपोन, ठीक है, ये। और विषम चक्रीय के 3 एग्जाम्पल हैं, फ्यूरेन, ठीक है, और थायोपीन, पायरिडीन। फ्यूरेन, पायरेन, फ्यूरेन और थायोपीन और पायरिडीन, या पिरिमिडीन बोल सकते हो या पायरिडीन बोल सकते हो। दोबारा से बोलना, बेंजोइड जो बेंजोइड एरोमेटिक है, ठीक है, उनके एग्जांपल है बेंजीन, एनिलीन और नेफथलीन, ठीक है। और विषम चक्रीय एरोमेटिक के फ्यूरेन, थायोपीन और पिरिमिडीन। एवेंजोइड विषम चक्रीय फ्यूरेन, थायोपीन, पायरिडीन। एवेंजोइड के सिंगल एग्जांपल याद रखना है, ट्रोपोन के नाम से ना। इसमें ट्रिक कैसे रख सकते हैं आप ट्रोपोन को याद रखने के लिए, दो फोन यानी कि ट्रोपोन है, 2 फोन ऐसे याद रखते हैं। अब देखो समावयवता मतलब कितने प्रकार की होती है, समावयवता 4 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो श्रृंखला समावयवता, एक स्थिति समावयवता, एक मध्य अवस्था और एक क्रियात्मक समावयवता। यानी श्रृंखला जो मतलब एक चेन होती है उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। क्रियात्मक समावयवता यानी कि क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसा है ना। और मध्यावस्था यानी कि एक ही ऐसे एक बड़ी चेन है, उसमें मतलब ऐसे होना चाहिए कि दोनों तरफ से इक्वल होने चाहिए, ऐसा। और स्थिति में तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन सा यूनिट कहाँ उपस्थित है, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कैसे ये पोजीशन क्या है, तो वो है। देखो श्रृंखला समावर्तन जो एनसीईआरटी के एग्जांपल दे रखे हैं, पेंटेन यानी श्रृंखला है पेंटेन, ठीक है।
इसे पेंटेन कहेंगे, 5 कार्बन की है। और ये आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोब्यूटेन है, ठीक है, आइसोब्यूटेन की ये संरचना है। और ये नियो पेंटेन, ठीक है। ये स्थिति समानता, एकदम स्थिति में बदलाव, बाकी श्रृंखला तो वही है, पर स्थिति में वो है ना, स्थिति परिवर्तन आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ रहा है एल्कोहल समूह, ठीक है। तो और इसमें देखो कार्बन की वही लंबी श्रृंखला है, कोई दिक्कत नहीं, चेन है पूरी। इसमें सेकंड पोजीशन पे है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपेन 1 और इसमें सेकंड पोजीशन में प्रोपेन 2 और, इन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 नंबर पे तो 2 और, इसमें 1 नंबर पे तो प्रोपेन 1 और, ठीक है। क्रियात्मक समावेश यानी अलग अलग क्रियात्मक समूह, ठीक है, जुड़े होंगे। देखो ये भी लंबी श्रृंखला है, ये भी लंबी श्रृंखला है, ठीक है। और इसमें देखो सेकंड पोजीशन पे कीटोन समूह जुड़ रहा है, ठीक है। तो 3 कार्बन की तो प्रोपेन, और 2 नंबर मतलब सेकंड पोजीशन जुड़ रहा है तो प्रोपेन ऑन, ठीक है। कीटोन, कीटोन का ऑन शब्द ऑन लगेगा इसमें, ठीक है। और इसमें एल्डिहाइड समूह यानी CHO, HO समूह यानी CHO समूह यानी कार्बन से HO जुड़ेगा, जब तो एल्डिहाइड बनेगा। प्रोपेन 3 कार्बन की प्रोपेन और एल्डिहाइड समूह जुड़ रहा है तो प्रोपेन, इसमें कीटोन जुड़ रहा था प्रोपेनॉन, और इसमें एल्डिहाइड जुड़ रहा है तो प्रोपेनॉन। कुछ भी आ सकता है ऐसे, कुछ भी एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल, कोई सा भी समूह आ सकता है, उस फिक्स नहीं है। श्रृंखला में कोई सा भी आ सकता है, तो श्रृंखला में होना चाहिए, सीधी चेन में होना चाहिए, या फिर कोई चेन में होना चाहिए श्रृंखला में। स्थिति में स्थिति बदलेंगी, ठीक है। और क्रियात्मक समूह में अगर क्रियात्मक समूह आएंगे, मध्यावस्था में मध्य बिल्कुल मिडिल में देखो, दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। C3O3H7 यानी मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम, ठीक है। और C2H5 C2H5, ठीक है। ये एथॉक्सी एथेन, ठीक है। ये तो ये हो गया समावेशता। इसके बाद में इफेक्ट होते हैं, अलग अलग तरह के यानी प्रकार होते हैं। उनमें अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, ठीक है। अनुनाद प्रभाव में 2 इफेक्ट होते हैं, -R इफेक्ट और +R इफेक्ट। -R इफेक्ट का जो एग्जांपल है एनिलीन, एनिलीन के द्वारा समझाया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अब एनिलीन ही याद रखो, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिख रहा है, जो कुछ भी लिख रहा है वही आएगा। ऐसा नहीं, होने को तो बहुत तरीके से समझा सकते हैं, पर जो एनसीईआरटी में वही मैंने यहाँ लिख रखा है, और एनसीईआरटी से याद है भाई। मतलब +R का जो एग्जांपल एनिलीन, और -R का है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अनुनाद प्रभाव ये हो गया। तो इसके बाद में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी कि इसमें बहुआवर्त यानी कि 2 से अधिक, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसा करके, एक नहीं हो सकता। बहुबंध की कंडीशन है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। जो जुड़े हुए पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्तारण होता है, इसमें बहुबंध से जुड़े हुए पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, ठीक है। और इसके दो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के भी 2 प्रकार हैं, +E और -E। जैसे अनुनाद प्रभाव के 2 थे, +R -R, ऐसे इसके 2 हैं, यानी कि +E और -E, ठीक है। +E इफेक्ट का जो एग्जांपल ये एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रख लेना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो याद रखवा, सीधी बात है। ये एग्जांपल याद रख लो, C+H+ से बनेगा C≡C, और यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह है, और ये हाइड्रोजन के पास, मतलब इसकी बैलेंस पूरी करनी पड़ेगी वो तो। और इस डंडे से लिख रहे हैं ऐसा है ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डंडा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये -E इफेक्ट है, तो इसका ये एग्जांपल याद रख लेना, C++ CN, और उसकी बैलेंस पूरी करके देख लेना। अतिसंयुग्मन मतलब ये एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी, ठीक है। अतिसंयुग्मन कौन सा प्रभाव है? स्थायी प्रभाव, ठीक है। और इसके भी एग्जांपल है एथिल धनायन और प्रोपिन धनायन, ठीक है। उसके बाद में कार्ब धनायन का स्थायित्व, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत बार आ चुका है। कार्ब धनायन का स्थायित्व यानी कि सबसे ज़्यादा स्थायी होती है 3 डिग्री की, 3 डिग्री कार्बन की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ठीक है। और इसके बाद में जो शोधन की जो विधियाँ हैं,
प्रकार है, उनमें से एक है ऊर्ध्वपातन, एक क्रिस्टलन और एक है आसवन, एक विभेदी निष्कर्षण, एक है वर्णलेखन। ठीक है, यानी कि 5 प्रकार हैं। तो ऊर्ध्वपातन जो कि इस बार नीट 2024 में भी आया था, ऊर्ध्वपातन के बारे में क्वेश्चन आया था। तो उसमें ये कि ठोस से गैस में कन्वर्ट होते हैं ना, ये चीज़ याद रखना। जैसे कोई यौगिक लेंगे, जैसे ठोस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कपूर ले सकते हो, जो ठोस है, उसको आप गर्म करते हो तो ठोस से गैस में परिवर्तित होगा, तो उसका एग्जांपल ऊर्ध्वपातन है। क्रिस्टलन यानी कि विलेयता के आधार पर अशुद्धि को अलग किया जाता है। इसमें देखो अशुद्धि, देखो अपन ऐसे सोचते हैं कि यार अशुद्धि तो वैसी वेस्ट मटेरियल है, पर ऐसे अशुद्धि जाएगी ना, वो रंगीन पदार्थ होगा, ना कि रंगहीन। ठीक है, तो रंगीन पदार्थ की तो देखो बोलते हैं कि रंगीन और एक रंगहीन है, तो रंगीन चीज की वैल्यू होती है ना कि रंगहीन की। तो इसमें यह है कि क्रिस्टलन विलेयता के आधार पर इस रंगीन पदार्थ विलय होगा, तो रंगीन तो अलग हट जाएगा और मतलब जो मतलब रंगहीन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें विलेयता के आधार पर अशुद्धि का निष्कर्षण किया जाता है, जो कि अशुद्धि होती है वो रंगीन प्राप्त होती है, ना कि रंगहीन। ठीक है, याद रखना मेन चीज है। देखो ये ठीक है, ये हो गया। और आसवन 2 प्रकार का है, प्रवाही आसवन और भाप आसवन। ठीक है, और इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल, प्रवाही का ग्लिसरॉल है और भाप आसवन का एंजिलीन। देखो एग्जांपल याद रखना भाई, होने को थ्योरी बहुत कुछ है, पर कुछ नहीं होता है, थ्योरी से कुछ नहीं आता है, एग्जांपल से याद आएंगे और मेन डेफिनेशन होती है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आसवन में आपको याद रखना है प्रवाही और भाप आसवन। प्रवाही का ग्लिसरॉल याद रखना एग्जांपल, और भाप जो आसवन है उसका एंजिलीन याद रखना। ठीक है, उसके बाद में विभेदी निष्कर्षण। ठीक है, विभेदी निष्कर्षण यानी कि कार्बनिक यौगिकों का उसके जलीय विलयन से कार्बनिक विलायकों का निष्कर्षण। ठीक है, समझ में नहीं आया कि किसी कार्बनिक यौगिक है और एक जलीय विलयन। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक और जलीय विलयन, तो जो कार्बनिक विलायक है ना वो विस्थापन करेंगे। ठीक है, ये तो कार्बनिक यौगिक है, और जैसे कोई गिलास है उसमें जैसे पानी डाल दिया और कार्बनिक यौगिक डाल दिया, तो उसमें कार्बनिक जो विलायक है ना, वो विलायक के तो काम करेगा वो। अब विलायक डाल रहे कार्बनिक यौगिक को, तो वो है कि विस्थापन कर देगा, ये है कार्बनिक विलायक और निष्कर्षण, विस्थापन निष्कर्षण हुई है, कोई दिक्कत ये है। इसके बाद में वर्णलेखन, यौगिकों की शुद्धता की जांच या यौगिकों का शोधन, ये इसकी मेन डेफिनेशन वर्णलेखन की। यदि आएगी नीट में तो मतलब पूछेंगे वर्णलेखन मेन डेफिनेशन क्या है, तो यौगिकों की शुद्धता की जांच या फिर यौगिकों का शुद्धिकरण। वर्णलेखन के 2 प्रकार हैं, अधिशोषण और वितरण वर्णलेखन। अधिशोषण का जो एग्जाम्पल है, जो कि ग्लिस वो है सिलिका जेल है, अधिशोषण का एग्जाम्पल सिलिका जेल है, याद रखना। और अधिशोषण को 2 भागों में विभक्त किया, एक कॉलम और एक पतली परत वर्ण लेखी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अधिशोषण का सिलिका जेल मैंने आपको बताया कि अधिशोषण मतलब एक अच्छा अधिशोषण माना जाता है सिलिका जेल को, SiO2। ठीक है, और एक वितरण वर्ण लेखी, वितरण वर्ण लेखी स्थिर और एक गतिशील लेयर यानी कि परत पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो लेयर ली जाती है वो मतलब कागज की है, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट यानी परीक्षण होता है, तो उसमें कागज की लेयर यानी कागज की परत ली जाती है, उससे एक्सपेरिमेंट होता है। वितरण वर्ण लेखी में अधिशोषण में कॉलम और पतली परत वर्ण लेखी है, और इसका एग्जाम्पल सिलिका जेल। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट में आएगा ही आएगा, इस बार तो खैर नहीं आया पर मैक्सिमम टाइम आता है यहाँ से, जैसे ब्यूमा परीक्षण तो आता है, कैडलॉग परीक्षण भी नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, इनके सभी के मतलब वो फॉर्मूला दे रखा है, तो उनके बेस पे ही न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अभी वो कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान पहला पॉइंट दिया है इसमें, एक मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन की जो वो उसमें दे रखी है ना, NCERT में देखना, GOC में वहाँ पे रिएक्शन दे रखी, वो याद रखनी है, 4 रिएक्शन दे रखी, याद रखनी है। कार्बन प्लस 2 कॉपर ऑक्साइड CuO, उनको गर्म करेंगे तो
टू कॉपर प्लस CO2 बनेगा, और टू हाइड्रोजन प्लस CO को गर्म करेंगे तो कॉपर प्लस H2O, और CO2 प्लस Ca OH2O OH2 से क्रिया कराएंगे तो CaCO3 प्लस H2O बनेगा, और 5H2O प्लस CuSO4 से क्रिया कराएंगे तो CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है। और जो लय से परीक्षण है, लेन से परीक्षण या लय से परीक्षण, इसमें मतलब नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन और फास्फोरस को लिया जाता है। इन तत्वों का इसमें परीक्षण किया जाता है। इनके लिए मतलब मेन परीक्षण है, लय से परीक्षण या लेन से परीक्षण जो भी है। अब इसमें जो भी नाइट्रोजन में जो मेन जो प्रोडक्ट बनता है प्रिशियन ब्लू बनता है, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन कराई जाती है कि 3 कोष्टक में Fe कोष्टक में CN6 की पावर 4 माइनस प्लस 4Fe प्लस 3 से Fe कोष्टक में CN6 के बाद कराए कोष्टक के बाद, और इसमें प्रिशियन ब्लू बनता है नाइट्रोजन में, ये चीज़ ध्यान रखो। और सल्फर में मतलब PbSl काला रंग का PbSl रेड सल्फेट जिसका रंग कैसा होता है काला, इसकी जो रिएक्शन कराई जाती है सल्फर प्लस Pb यानी कि जिसको लेड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सल्फर प्लस Pb से कराएंगे तो PbS बनेगा जो कि काले रंग का होता है। और अब हेलोजन की मतलब जो रिएक्शन है Ag प्लस से, यानी हेलोजन मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, ठीक है। इसमें किसी से करा सकते हैं, हेलोजन प्लस Ag प्लस से अपन क्रिया कराएंगे तो AgS प्राप्त होगा। फिर फास्फोरस की सबसे बड़ी रिएक्शन है यहाँ, इसमें रिएक्शन है H3PO4 प्लस बाहर है NH4 थ्राइज मोलिब्डेनम O4 प्लस 2 HNO3 से क्रिया कराएंगे तो NH4 डॉट PO4 डॉट बाहर है MOO3 प्लस 21 NH4NO3 प्लस बाहर H2 प्राप्त होगा। और तो ये तो हो गए। इसके बाद जो ड्यूमा यानी कैल्डोल, जो नाइट्रोजन की विधियाँ हैं, ड्यूमा परीक्षण और कैल्डोल विधि, ठीक है। जो नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला, नाइट्रोजन प्रति सप्ताह का 28 इंटू V यानी कि आयतन इंटू 100, कि प्रति सप्ताह निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, बटे में 22,400 यानी कि 22,400 इंटू M यानी कि द्रव्यमान। दोबारा बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन प्रति सप्ताह का फॉर्मूला 28 इंटू V यानी कि आयतन इंटू 100 बटे में 22,400 इंटू में द्रव्यमान, ठीक है। अब केरियस विधि जो कि हेलोजन की एक मात्र मतलब जो एनसीईआरटी में रखी केरियस विधि दे रखी और नाइट्रोजन की दे रखी दो, कैल्डोल और ड्यूमा परीक्षण। तो केरियस विधि हेलोजन की है, हेलोजन की में इसमें मतलब हेलोजन का द्रव्यमान, जो इसका जो फॉर्मूला है हेलोजन का द्रव्यमान इंटू हेलोजन का जो M1 इंटू द्रव्यमान इसमें दो दे रखा है, एक M1 M2 ऐसे करके, हाइड्रोजन का द्रव्यमान इंटू M1 इंटू M2 बटे में AgX इंटू M प्लस M, ठीक है। आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, यहाँ तक इतना समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी में देख लेना, और ये फॉर्मूला लिख रहे हैं सब याद रखना। अब कार्बन प्रति सप्ताह फॉर्मूला 12 इंटू M यानी द्रव्यमान इंटू 100 बटे में 44 इंटू M। तो हाइड्रोजन का 2 इंटू M इंटू 100 18 इंटू M। देखो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनके फॉर्मूले एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जीओसी जो चैप्टर है एनसीईआरटी से, वहाँ से देख लेना, फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाना। बाकी लय से परीक्षण इम्पोर्टेंट है और इस की विधियाँ सारी इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इधर बेंजोइड एबेंजोइड विषम चक्रीय से क्वेश्चन बन सकता है, और ये समावेशिता में 4 प्रकार हैं, इनसे भी संभावना पूरी हुई है। और जो 3-4 इफेक्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो सारे इफेक्ट यहाँ पे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अगला चैप्टर नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मस्त, टेंशन मत लो कोई भी।
बच्चों, ऐसे हो सभी? समझिए मैं आज हमारा पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है 1 दिसंबर से, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये नीट ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के मैक्सिमम एग्जाम में भी ये चैप्टर आता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि देखो नीट में तो जैसे हर एग्जाम का अलग क्राइटेरिया फिक्स है। नीट में पीसीबी आते हैं, अदर एग्जाम और भी सब्जेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, पर पीसीबी का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है। तो मतलब ये है कि अदर एग्जाम के बच्चे भी यहाँ से वीडियो देखकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यही एक तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और एक थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो ये है सभी एग्जाम के मतलब जितने एग्जाम में आता है उसके लिए बेनिफिट है। और मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम मात्रक एवं मापन, भौतिक राशि भी कहते हैं। इसमें भौतिक राशि आती हैं, भौतिक राशि नाम से भी जाना जाता है, मात्रक, मापन, यूनिट, डायमेंशन। ये है, देखो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मतलब 3-4 टॉपिक हैं तो उन पे ही आते जाते हैं क्वेश्चन। एक तो मात्रक पे आता है, एक परिमाप पे आता है। और मात्रक, परिमाप, त्रुटि, सार्थक अंक, अल्पतांक यानी वर्नियर कैलिपर्स, फिर चूड़ी अंतराल होता है यानी कि जिसे पिच कहते हैं या फिर चूड़ी अंतराल। ठीक है, ये अब सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब मात्रक से और परिमाप से क्वेश्चन की ज़्यादा है, सार्थक अंक से तो कम ही है। बाकी अल्पतांक, वर्नियर कैलिपर से मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तो मतलब थोड़ा वो होता है कि हार्ड भी नहीं है, टफ भी नहीं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन बन सकता है वर्नियर कैलिपर से। त्रुटि से तो ईजी है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, याद रखना। यह देखो मात्रक, परिमाप पूछना है, सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक है। मात्रक का कोई सा भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिमाग में आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट में लिख रखे पहला मात्रक है ऊष्मा चालकता का, WM इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। ठीक है, और दूसरा है बोल्ट, स्टीफन वोल्टेज नियतांक यानी कि कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 2 और मीटर इनवर्स 2। ठीक है, फिर है विद्युतशीलता कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ये तो मतलब मैं लिख रखा है, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी का भी बन सकता है, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, दाब, बल, किसी का भी पूछ सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। विमान में वही है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पृथ्वी बल की बहुत बार 2-3-4 बार पूछी जा चुकी है। और गुरुत्वाकर्षण तो इम्पोर्टेंट है, ये मात्रा मापन में पूछ सकते हैं इसे, या ग्रेविटेशन चैप्टर के आधार पर पूछ सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ml स्क्वायर T इनवर्स 2 A इनवर्स 1 और एक स्वयं प्रेरक गुणांक, इन स्वयं प्रेरक का तो गुणांक भी देते हैं इसे। इसकी विभाग ml स्क्वायर T इनवर्स 2 A इनवर्स 2। अब त्रुटि में देखो एक चीज कॉमन है, त्रुटि में क्या एक चीज कॉमन है कि त्रुटि क्या हमेशा जुड़ती है, हमेशा कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है, हमेशा जैसे मान लीजिए a प्लस बी है तो ये ऐसी कंडीशन होगी, हमेशा जुड़ेगी। a माइनस बी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा जुड़ेगी। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे a की प्रतिशत त्रुटि रही है 2, ठीक है, b की रही है 3%, तो ए बी की बताइए। तो ए बी की प्रतिशत त्रुटि बराबर a प्लस बी, तो जुड़ गए ना, 2 और 3 5 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, नीट का क्वेश्चन है कि गोले की आयतन प्रतिशत त्रुटि बताइए। इसमें दे रखी है त्रिज्या दे रखी है 2 है त्रिज्या सी, ठीक है, और आयतन प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये होता है ना कि जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे 1/2 MB स्क्वायर में 1/2 का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक गणितीय संख्या 1 2 3 4 5 है, उनका कोई रोल नहीं है। पाई हो, सिग्मा, कुछ भी, किसी का रोल नहीं है। हाँ, ये है मेन चीज़ है। आप मतलब जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है तो इस आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब एक जो भुजा है जो आर क्यूब वो लिखिए, इसका 3 × डेल आर से गुणा कर देंगे
3 × 6 यानी 6%। ऐसा है, मतलब कुछ भी आए उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जो ABCD को जो टर्म मिलेगा उन्हें ऐसे याद रखो। एक तो गणितीय टर्म, गणित में जो भी 1 2 3 4 जो भी है यूज करते हैं उसका यूज नहीं करना है। इसमें जैसे ऐसा होता है ना ABCDEFGH जो भी है उनका यूज करना है हमेशा। जैसे गति ऊर्जा का फॉर्मूला E=mv²। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि m की 2% त्रुटि दे रखी है और b की 3% त्रुटि दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² या ऊर्जा का फॉर्मूला भी 1/2mv² है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को 1/2mv² है। वैसे ये बोलना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और ऊर्जा और कार्य, मतलब इनका ये है कि विमीय सूत्र सेम होगा बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको। बाकी काइनेटिक एनर्जी को ऐसे सूत्र अलग है, mv², पोटेंशियल एनर्जी को mgh है, कार्य को W/mgh, ठीक है, और W/fds भी है। तो अलग अलग है, उनसे कुछ ना, पर जो आपको विमा निकलेगी वो सेम आएगी। तो ये अब जब 1/2mv², तो 1/2 क्या 1/2 क्या गणितीय टर्म्स है ना, यानी कि मैथमेटिक टर्म्स, ठीक है, उसको यूज नहीं करेंगे, यानी नॉट यूज। और फिर mv², m में तो नॉर्मल m रखा जाएगा। देखो m में नॉर्मल m है, b² का b पे स्क्वायर है, तो जितनी भी स्क्वायर है 2 3 4 1 5 6 जो भी कुछ भी हो, तो अखारी उससे प्लस कर मतलब गुणा कर देते हैं उसका। जैसे हम 1/2mv², 1/2 तो कैंसिल हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। तो m अखारी ले लिया, प्लस में 2 × dlv यानी कि 8%, ठीक है। ये बाकी कुछ भी दे सके, जैसे मान के चलो a² प्लस v⁴, ठीक है, ये दे दिया। तो इसको कैसे जमा है, 2 × dl/a भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ जानते तो, प्लस 3 × dlv/b। अब देखो a का मान दे रखा है कि 1% त्रुटि इतनी है, मान के चलो a की दे रखी है, तो a की 1% दे रखी है 2 × 1, प्लस 3 की दे रखी है 2, मान के चलो 3 × 2, 2 × 2 यानी कि 2 ही हो गए, 3 × 6, 6 और 2 8, 8% त्रुटि हो जाएगी। ऐसा है, ठीक है। अब इधर त्रुटि से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, त्रुटि, मात्रक और विलोम। सार्थक अंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वर्नियर का रिवर्स भी है। और सार्थक अंक में देखो जैसे जो भी है, मतलब आपने नियम तो पढ़े होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक 5, मतलब, और इसमें देखो पॉइंट 1.2345, तो उसके बाद में मतलब इसमें पूछा कि सार्थक अंक कितने हैं, 1.2345 में, तो पॉइंट के बाद में भी यदि पूर्ण संख्या आ रही है, ठीक है। अब अगर तो पूरी सब पूर्ण संख्या, यहाँ में भी पूर्ण नहीं है, तो अपन जितनी पूर्ण संख्या उन्हें लिखेंगे, ये पॉइंट से पहले पूर्ण संख्या उसे भी लिखेंगे, उसे भी सार्थक अंक माना जाता है। अब देखो यहाँ में पूर्ण संख्या थोड़ी नहीं है, जीरो कोई पूर्ण संख्या है क्या, एक से पहले कितनी 3 जीरो है, तो ये अपूर्ण है, तो इसे नहीं माना जाएगा। तो इसमें एक सार्थक अंक है, तो ये 1 हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद में ओनली एक है इसमें जो पूर्ण संख्या, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, तो सब जीरो है तो अपूर्ण ही रहेंगी, तो इससे आगे हो जो पीछे, तो एक है, तो इसमें एक सार्थक अंक 21.45, सारे पूर्ण संख्या 21.45 यानी कि 4 है, सार्थक अंक है 1.010, ठीक है। तो इसमें मतलब देखो 1.010, ठीक है। अब पॉइंट से पहले पूर्ण संख्या है, फिर पॉइंट के बाद जीरो है, फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद में अपूर्ण संख्या, ठीक है। ये तो ये दो मतलब ये चारों जो लिख रखे हैं 1.010, ये मतलब पूर्ण संख्या ही मानी जाएगी पूरी, तो ये है। अब एक क्वेश्चन नहीं जो आ चुका है 9.99 m, 0.0009 m, मतलब m मतलब मीटर, तो इसका जो आंसर है 9.98 मीटर।
अब आंसर तो ठीक है जो भी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मतलब ये कि दशमलव के बाद में जितनी न्यूनतम संख्या पर जो मतलब दशमलव लग रहा है, जैसे मान के चलो 1 2 3, एक तो ये संख्या माइनस में 1 2.3 है, ठीक है, तो फिर 0.3 यानी कि एक संख्या के बाद में लग रहा है दशमलव, तो आपको आंसर में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ऑप्शन में, तो वहां पे देख लो कि पॉइंट मतलब एक संख्या मतलब सबसे ऐसे देख लो पहले तो कि सबसे कम संख्या पे मतलब पॉइंट लग रहा हो वो भी ठीक है, या फिर सब ऐसे देखना है कि जो मान लो पॉइंट वन की तो रिक्वायरमेंट है, तो फिर पॉइंट वन वाले ऑप्शन देख लो यदि ऐसे आएंगे ऑप्शन में, जैसे ई रहेगा 9.93 0.009, यहाँ पे दे रखा हो जैसे मान के चलो 9998, तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं नौ, क्योंकि यहाँ पॉइंट दो के बाद में तो पॉइंट दो के बाद ही ढूंढना है ऑप्शन में सबसे बेस्ट है। बाकी जैसे मान लो कि 9 पॉइंट दे रखा हो, तो ई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेन चीज अब यार फोकस कर इन दोनों में छांटना है, तो यहाँ में तो 3 है ना, मतलब 1 2 3, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है या पॉइंट के बाद 2, तो न्यूनतम वाले पॉइंट न्यूनतम वाला छाटना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दे रखा है और वहाँ दे रखा 999.9 ऑप्शन है तो उसे टिक करें आप, ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो इन दोनों में कंपेयर करना, इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो वहाँ से लगाना है। तो सार्थक में पॉजिटिव नेगेटिव गुणा करने पर या भाग देने पर सबसे कम दशमलव या सबसे कम अंक वाली संख्या को ही प्रेफरेंस देनी है, वही है। मान लीजिए एक एग्जांपल लगा आपको समझ नहीं आता, जैसे ये 2 3 4 माइनस में 2.3.4, अब ऑप्शन 1 2 3 और 4, ठीक है, ये दे दिए, तो इनमें जैसे जो भी मतलब है अभी एक ही 5 कर दो इसको, अगर इतने 4 लेना तो पॉइंट मान के चलो वैसे ही हमने जोड़ा घटाया कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल में खुद अपने पॉइंट लिखा जैसे समझाने के लिए, देखो इसमें कोई पॉइंट नहीं उसमें पॉइंट है, इसमें लग रहा है मान के चलो 0 0 0.1, इसमें लग रहा है 0 0.1, इसमें लग रहा है 0.1, इसमें 0 0 0 0 0.1, आप मैंने देखो कोई घटाया जोड़ कुछ भी नहीं किया, मैं मन से ही लिख लिया, मतलब ऐसे ही लिख दिया, मतलब ऑप्शन आप घटाने मत लग जाना, ऐसे ही नहीं करे 234 में थे इतने घटेंगे तो इतना नहीं आएगा, ऐसा मत करो ना, आपको अपना दिमाग यूज करना, ट्रिक के साथ में करना, और 234 से पूरा मतलब इसमें कोई भी मतलब दशमलव ना लो, यहाँ पे दशमलव लगा लो, मतलब पॉइंट एक मतलब दो संख्या मतलब स्टार्टिंग की एक संख्या के बाद में, ठीक है, तो ऐसे 2 3 4 है तो 4 से खरीदा होगा, तो आप यहाँ देखो, ठीक है, तो न्यूनतम देख लो, सबसे न्यूनतम किसमें इसमें है, तो ये जाएगा ऑप्शन, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें तो 3 के बाद में 3 के बाद में, इसमें 2 के बाद में, इसमें तो 1 के बाद लग रहा है ना, इसमें देखो 1 2 3 4 5 के बाद में, तो ये है कंडीशन। बाकी आप अलबत्ता वर्नियर कैलिपर्स में मतलब पहले मुख्य पैमाना और बराबर वर्नियर कैलिपर्स का मान रखना है, आ जाएगा, ये है। अब देखो इसमें भी मैंने एग्जांपल कराया, ये नीट का है, नीट का मतलब पीवाई की वही है ना, इसमें मुख्य पैमाने के भाग दे रखे n भाग, वर्नियर कैलिपर्स का दे रखा n -1 भाग, तो लीस्ट काउंट यानी कि अलबत्ता का मान क्या होगा, मुख्य पैमाना बटे वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि 1 इंटू n इंटू 1/10 बराबर 1/10 इंटू n आ जाएगा। अब चूड़ी अंतराल है पिछली बोलते हैं से, अब इसमें लीस्ट काउंट बराबर चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इसका भी क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा है,
इसमें लिस्ट काउंट दे रखा 0.1 mm, वृत्ति पैमाने पर भावों संख्या दे रखी 50, जो ये तरह पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगा देना आराम से हो जाएगा। अब मेन चीज़ है, आपको क्वेश्चन आएंगे मात्रक से, विमा से, त्रुटि से, सार्थक से कोई चांस नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत मतलब यदि टफ क्वेश्चन आया तो बताऊँ यहाँ से आएगा वर्नियर कैलिपर्स से। ये है, बाकी ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ ढंग से, ठीक है। और थोड़े बहुत दिक्कत तो आएंगी यार, देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को भी आगे चलो कोई भी मिस्टेक है यार, ऐसा नहीं कि यार कुछ भी नहीं आता और सब कुछ सही हो जाए बोलो अरे बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा रखना है कि हाँ कहीं गलती है रही है या आप बेहतर कर रहे हो तो उस चीज़ में ये आपको शाबाशी मत दो, इतना रखो हाँ ठीक है भाई, हर कंडीशन में ऐसे रखो कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ छोटी मोटी गलती है तो आप उस पर कमेंट ही करने लग पड़ो। तो ये है कि देखो हम भी कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया करने की, आप भी तो कोशिश कर रहे हो बढ़िया से बढ़िया करने की या अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, वही तो ना। सब अपना अच्छा अच्छा मतलब कोशिश करते हैं कि सब चीज़ अच्छा प्रोवाइड कराएं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कराएं। ये है, बाकी छोटी मोटी गलती है तो वो दिक्कत ना, सब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, पर कोशिश लगातार बरकरार होनी चाहिए। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।